नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर लिया है। जीत का सबसे सॉलिड इंडिकेशन दे दिया है। जिस वक्त विरोधी मोदी के बजट पर नेगेटिव टॉक कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, उस वक्त भी मोदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी ने आज पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, जनता को खुश करने के लिए कोई लॉलीपॉप नहीं दिए, फ्री वाली कोई स्कीम मोदी ने लॉन्च नहीं की। उल्टे मोदी ने एक टफ स्टैंड लिया, टफ बजट देश को दिया और लगे हाथों मोदी सरकार ने यह तक कह दिया अब 24 में जो नई सरकार आएगी वो जुलाई में पूर्ण बजट लेकर हम ही आएंगे। मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को आज ही यह पता है कि अगला बजट भी उन्हीं की सरकार पेश करेगी? और अगर हां, तो मोदी की सोच के पीछे कौन सा सबसे बड़ा रीजन है? आज मोदी ने 24 में जीत वाला एक फॉर्मूला बताया। 4 अक्षर के इस फॉर्मूले से मोदी कैसे जीत जाएंगे, विरोधी कैसे देखते रह जाएंगे, आइए समझते हैं। क्या 2024 में हर 10 में से 8 हिंदुस्तानी मोदी को वोट करेंगे? क्या नेशनल लेवल पर 80% वोटर्स मोदी को ही चुनेंगे? नया डेटा, नया सर्वे, नई रैंकिंग क्या इशारा दे रही है? किस राज्य में मोदी को कितनी सीटें मिल रही हैं? बंगाल के 55% लोग 24 में मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, क्यों? बिहार में 53% लोग मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों? ओडिशा के 95%, हिमाचल के 94%, छत्तीसगढ़ के 92%, आंध्र प्रदेश के 83%, झारखंड के 83%, कर्नाटक के 82%, गुजरात के 76%, असम के 74%, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 71% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं। ये लोग 24 में मोदी को ही जिताना चाहते हैं, क्यों? जवाब मोदी के इलेक्शन मैनेजमेंट और बजट के अरेंजमेंट में है। 24 में जीतेंगे तो मोदी ही, अगला बजट बनाएंगे तो मोदी ही। मोदी ने अभी से टारगेट सेट कर दिया है। चुनाव से पहले ही चुनाव के बाद का एक नया लक्ष्य चुन लिया है। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। सवाल है कि मोदी के पास जीत का कौन सा फॉर्मूला है? 24 में क्लियर मैंडेट पाने का कौन सा नुस्खा है? 1 फरवरी को ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% पर है। चुनाव आते आते ये नंबर्स कितने बढ़ेंगे? क्या मोदी 100% के स्ट्राइक रेट हासिल कर लेंगे? यह बात तय है, मोदी ड्राइविंग सीट पर है। तो क्या 24 में हैट्रिक कंफर्म है? मोदी ने सारे बॉक्स टिक कर लिए हैं। इन 4 बॉक्सेस में ही मोदी के हैट्रिक का ट्रिक है। क्या है इन 4 बॉक्सेस में? चलिए पहले इन्हीं बॉक्सेस को खोलते हैं। बॉक्स नंबर 1 जी यानी गरीब, बॉक्स नंबर 2 वाई यानी युवा, बॉक्स नंबर 3 ए यानी अन्नदाता, बॉक्स नंबर 4 एन यानी नारी। युवा, गरीब, महिला, किसान। युवा, गरीब, महिला, किसान। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24. मोदी ने ज्ञान फॉर्मूले पर ही फोकस क्यों किया? और क्या यह फैसला अचानक लिया गया या फिर सोच समझकर कई महीनों पहले किया? डिटेल आगे देंगे। पहले यह समझिए कि मोदी के ज्ञान फॉर्मूले का मतलब क्या है। ज्ञान का जी यानी 16 करोड़ गरीब, वाई यानी 15 करोड़ युवा या कहें फर्स्ट टाइम वोटर्स, ए यानी 26 करोड़ किसान या कहें अन्नदाता, और एन यानी 47 करोड़ नारी शक्ति। इन सब का नंबर जोड़ दीजिए, टोटल हो जाते हैं 104 करोड़। इन चारों में एक बड़ा वर्ग 2024 के चुनाव में वोट डालेगा। 2019 का नंबर देखिए, तब 60 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े थे और उन 60 करोड़ में से बीजेपी को कुल
22,90,78,370 वोट मिले थे। इनमें से 36% गरीब, 41% युवा, 48% किसान और 36% महिलाओं ने मोदी को चुना था। सवाल है कि मोदी का ज्ञान वाला वर्ग यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी 2024 में मोदी की सीटों में, मोदी के वोट शेयर में कितना इजाफा करेंगे? क्या इसी वर्ग की बदौलत तीसरी बार मोदी कंटिन्यू करेंगे? इसका एक हिंट खुद मोदी ने दिया। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। 4 बार गरीब, 4 बार युवा, 3 बार किसान, 2 बार महिला, 9 बार भारत, 2 बार विकसित। 24 के चुनावी सीजन में इन्हीं शब्दों के बहुत डीप मायने हैं। Pro-people programs were formulated and implemented promptly. आज मोदी ने बजट नहीं समझाया, प्रधानमंत्री ने यह समझाया कि 24 के चुनाव के बाद वाला उनका प्लान क्या है। मई में नतीजे आएंगे तो उसके बाद जून में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, मोदी ने यह बतलाया। And Annadata मोदी चाहते तो अंतरिम बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर 24 में वोट बटोर लेते, मगर उन्होंने मुश्किल रास्ता सेलेक्ट किया, टफ कॉल लिया। मोदी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो लॉटरी बांटने लगता, पैसों का अंबार लगा देता, फ्री 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 वाला पोस्टर दिखाकर वोट बटोर लेता। मगर मोदी ने देश की वित्त मंत्री को क्लियर डायरेक्शन दिया। अंतरिम बजट में रेवड़ी नहीं बांटनी है, सोच समझकर प्रॉमिस करना है। अभी इकोनॉमी ठीक करनी है, ज्यादा खर्चा करेंगे तो आगे का पर्चा खराब हो जाएगा। और बिल्कुल यही हुआ। अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बदौलत मोदी ने देश को मैसेज दिया कि मोदी सरकार का आर्थिक प्रबंधन ऐसा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें किसी रियायत की जरूरत नहीं है। मोदी के 10 साल का काम बोलेगा। मोदी ने मुफ्त की चीजों के बजाय विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले निवेश पर जोर दिया। और इसके लिए मोदी ने उस ज्ञान वर्ग यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया जो 24 में मोदी की जीत का इंजन भी साबित होंगे और भारत की ग्रोथ का इंजन भी बनेंगे। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को
एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। ऐसा भी नहीं है कि मोदी को अचानक अंतरिम बजट में ज्ञान वर्ग की याद आ गई। मोदी तो कई महीनों से इस प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जो टफ फैसले बजट में लिए, उसके बारे में वो दिसंबर से ही सोच रहे थे। दिसंबर 2023 की यह हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है? बीजेपी's ज्ञान फॉर्मूला, फोकस ऑन 2024 पोल्स, यूनियन बजट। आप सोचेंगे मोदी का फोकस इस ज्ञान वर्ग पर ही इतना ज्यादा क्यों है? जवाब ये रहा। अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल्स का डेटा बता रहा है मोदी के साथ 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट है। 45% किसान, 58% गरीब और 50% युवा भी 2024 में मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। 23 के अंत में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी मोदी को लेकर सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई कमी नहीं आई है। मसलन छत्तीसगढ़ के 81%, तेलंगाना के 64%, मध्य प्रदेश के 67% और राजस्थान के 79% वोटर्स मोदी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कमोबेश यही पैटर्न हर राज्य में दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मोदी जिस ज्ञान वर्ग का जिक्र करते हैं, हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में उसी ज्ञान वर्ग ने मोदी के नाम पर बम्पर वोट दिया। मोदी विरोधी खेमा 24 के लिए जाति पर फोकस किए बैठा है। यात्रा में वोट की मात्रा ढूंढ रहा है। मगर मोदी ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है, जात पात छोड़ो, उन 4 पर फोकस करो जिसे मोदी सबसे बड़ी जाति बताते हैं और उसी में जीत की गारंटी ढूंढते हैं। इसे उन 4 राज्यों के आंकड़ों से समझते हैं जहां 19 में मोदी ने अपना सपोर्ट बेस यानी ज्ञान वर्ग के वोट को बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में 17% से मोदी की पार्टी सीधे 40% पर पहुंच गई, 2 से 18 सीट जीत गई। त्रिपुरा में 5% से 48% की पार्टी हो गई, 14 में 0 से 19 में 2 सीटें जीती। ओडिशा में 21% से 38% पर पहुंच गई, 1 सीट से 8 सीट जीत गई। तेलंगाना में 11% से 19% पर पहुंच गई, 14 में 1 से 19 में 4 सीटें जीत गई। इन राज्यों का पैटर्न यही इंडिकेशन देता है कि 24 में यहां से मोदी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे बंगाल के एक सर्वे से समझिए। बंगाल में एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसने इंडी अलायंस के साथ साथ ममता बनर्जी की भी नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में पता चला है कि बंगाल के 55% लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसी सर्वे में 20 से 25% लोगों की राय में ममता बनर्जी पीएम पोस्ट की दावेदार हैं, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोगों को लगता है कि राहुल 2024 में पीएम बन सकते हैं। बंगाल में मोदी के फेवर में 55% के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा वर्ग इसी ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वर्ग का है। और अगर इसे पैन इंडिया लेवल पर 19 के आंकड़ों से समझना हो तो एक और डेटा देखिए। 2019 में बीजेपी को रूरल इंडिया से 37%, सेमी अर्बन इंडिया से 33% और अर्बन इंडिया से 41% वोट मिला था। 36% गरीब, 36% लोअर इनकम ग्रुप,
38% मिडिल क्लास और 44% अपर मिडिल क्लास ने मोदी को वोट दिया था। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जब कोई पार्टी बढ़े हुए वोट शेयर से चुनाव जीतती है तो उसका वोट हर लोकेशन पर बढ़ता है। बीजेपी तभी तो 14 में 31% से 19 में 37% पर आ गई और अब मोदी का टारगेट 51% से ज्यादा वोट बटोरने का है, जिसमें ज्ञान फैक्टर का अहम रोल है। यही पैटर्न बिहार में भी दिख रहा है। हेडलाइन पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है कि नीतीश कुमार का कोर ईबीसी वोटर उनके यूटर्न से थोड़ा सा नाराज है। बावजूद इसके वो लोकसभा चुनाव में मोदी को ही तीसरी बार पीएम बनाना चाहता है। 2024 में जीत के लिए मोदी का अपना गणित भी है और इस गणित का पूरा जोड़ भाग प्रधानमंत्री खुद काफी पहले करके बैठ चुके हैं और अपनी पार्टी को भी बता चुके हैं। मोदी के इस गणित के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए 40 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 7 में जीत हासिल कर पाई, वो भी 18% के सक्सेस रेट से, जबकि बीजेपी 56% की सक्सेस रेट से 39 में से 22 चुनाव जीती है। सोचिए, 2024 में 51% के स्ट्राइक रेट और 400 प्लस सीटों को लेकर मोदी कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मोदी सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है वो बिल्कुल भी पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। इसमें भविष्य का एस्पिरेशन भी है और 24 में तीसरी बार वापस आने का कॉन्फिडेंस भी है। और इस कॉन्फिडेंस की एक झलक बुधवार को दिखी जब मोदी ने कहा कि वो जल्द ही पूर्ण बजट लेकर आएंगे, और दूसरी झलक गुरुवार को संसद में दिखी जब वित्त मंत्री ने भी शब्दशः वही दोहराया और पूरा सदन मुस्कुरा उठा। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर के प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपर्युक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। मोदी और वित्त मंत्री के जोश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 24 में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में इतने काम किए हैं कि 24 में उन्हीं कामों के बल पर वो दोबारा बहुमत हासिल कर सकते हैं। और शायद यही वो वजह है कि विरोधी अभी से मोदी पर बजट के पीछे छिपकर टूट पड़े हैं। ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। नरेंद्र मोदी अपने काम, राम और ज्ञान के दम पर 24 का चुनाव जीतने का हिंट दे रहे हैं। वो हार्ड फैसले ले रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहे। मोदी अगर ये कहते हैं कि मुफ्त की बिजली मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्री बिजली मिलेगी। मोदी तब ये कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों के घरों पर सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल लगेगा, तब जाकर 300 यूनिट की मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। मोदी ऐसे काम करते हैं, विरोधी समझ ही नहीं पाते और इसीलिए मोदी जीत जाते हैं। विरोधी गुट वाले
हार जाते हैं। आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। यह बजट गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। नरेंद्र मोदी जब साल 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो वो कुछ भी हवा में नहीं कहते, पूरा खाका तैयार करके कहते हैं। 24 है तो 24 की बात करेंगे, फिर 27 तक जाएंगे, फिर 30 तक पहुंचेंगे और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मोदी की यही सोच और अप्रोच उन्हें चुनाव जिताती है, सबसे पॉपुलर लीडर बनाती है। ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरी तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। बजट एक विजन है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो ट्रांसफॉर्म किया है इस देश को, आगे आने वाले 5-10 साल के बाद ये सबसे विकसित राष्ट्र होगा। विपक्ष है, विपक्ष ने कुछ किया नहीं है, उनके लिए भी व्हाइट पेपर आ रहा है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2014 के पहले विपक्ष ने क्या किया था, क्योंकि व्हाइट पेपर की भी बात आई है। तो विपक्ष जो है उस व्हाइट पेपर के लिए चिल्ला रहा है, वो परेशान है कि यदि लोगों के सामने एक्सपोज हो गए तो क्या चेहरा दिखाएंगे। आज की तारीख में देश का चुनावी स्टेटस ये है कि मोदी ने बहुत बढ़त ले रखी है। भारत के 79% लोग मोदी को ही अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। 90% के स्ट्राइक रेट के साथ मोदी 3rd टर्म के लिए ऑल सेट हैं। मोदी ने प्री पोल कैलकुलेशन कर लिया है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बदौलत 400+ का सॉलिड महागठबंधन रेडी कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन का काम 7 घंटे में अंजाम तक पहुंचा दिया। ज्ञानवापी में नंदी महाराज की प्रतीक्षा भी बाबा जल्द खत्म करने वाले हैं। 31 साल बाद तहखाने का दरवाजा खुल गया है और ज्ञानवापी में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष पूजा पाठ रोकने के लिए अदालत पहुंच गया। काशी में पहले महादेव का कॉरिडोर और अब तहखाने में पूजा से पूरे पूर्वांचल में सनातन की जय जयकार हो रही है। क्या शिव ही इस बार पूर्वांचल में बेड़ा पार लगाएंगे? कहां कहां तक काशी का अंडरकरंट महसूस किया जा रहा है और 2024 में नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ना होते तो क्या तहखाने में आज घंटी बजती? 7 दिन का काम बाबा ने 7 घंटे में कैसे दिया अंजाम? अदालत के आदेश के बाद 7 दिन का वक्त था, लेकिन महादेव के काम में योगी महाराज 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहते थे। लिहाजा 7 घंटे में ही पूजा पाठ शुरू हो गई। अदालत ने दोपहर 3 बजे पूजा करने की परमिशन देने का फैसला सुनाया।
कमिश्नर कौशल राज शर्मा और डीएम यश राजलिंगम 7 बजे ज्ञानवापी पहुंचे। रात 9:30 बजे नंदी बाबा के सामने लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। रात 10:30 बजे तहखाने की साफ सफाई हुई और रात 11 बजे मूर्तियां रखी गईं। रात 2 बजे व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद मूर्तियों की पूजा हुई। इकतीस साल पहले बिना किसी अदालती आदेश के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद करा दिया गया था। तब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। 31 साल बाद अदालत के आदेश पर पूजा पाठ फिर शुरू हुई है। अब यूपी की गद्दी पर योगी महाराज बैठे हैं। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अब ज्ञानवापी में डेली सुबह शाम 2 बार पूजा होगी। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होगी। हिंदुओं ने मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए अन्याय के खिलाफ 31 साल अदालत में लड़ाई लड़ी। अब महादेव के भक्तों की मुराद पूरी हुई है। नंदी बाबा फिर घंटियों की आवाज सुनकर प्रसन्न हुए हैं। ज्ञानवापी का कोना कोना हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। हम सबका अनुभव यही है कि बाबा प्रसन्न हैं और बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जो लोहे के कटघरे कुछ लोगों के द्वारा जो लगा के रखे गए हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में जितनी जल्दी हट सकें उतना जल्दी तुम लोग प्रयास करो, ऐसा बाबा संदेश दे रहे हैं। लेकिन पूजा की घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव का उद्घोष काशी के कट्टरपंथी मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का विरोध कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं ने कभी नमाज और अजान पर आपत्ति नहीं की। काशी तो महादेव की नगरी है, ज्ञानवापी भगवान विश्वेश्वर का घर है, वहाँ कौन उनकी पूजा का विरोध कर सकता है। लेकिन काशी में औरंगजेब की सोच वाले कुछ कट्टरपंथी अब भी ख्वाब देख रहे हैं कि ज्ञानवापी में पूजा बंद करा देंगे। वो महादेव के भक्तों को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। वो तो 1 हफ्ते का तो सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं। इसी कैंपस में एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? नहीं, सवाल निशान नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जानकारी चाहते हैं। ये प्रमाण दिखाइए। ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कराई, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। आगे पूजा पाठ का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। स्वागत करूंगा और जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पूजन किया आपने? मुझे लगता है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के
पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो पूजा जाएगी। अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? नहीं, सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा, सबको अधिकार है। खोलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी आम जनता के लिए नहीं खुला जाएगा, जाइए, कोई मनाही नहीं है। ज्ञानवापी में पूजा पाठ रोकने के लिए मुस्लिम पक्षकार रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने 4 बजे फैसला सुनाया और उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। 1991 पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए केस की अर्जेंट सुनवाई की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका काशी की जिला अदालत में भी लगाई है और ब्यास तहखाने में 15 दिन तक पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की है। जबकि व्यास जी के परिवार का दावा है ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। मुसलमानों को भी ये मान लेना चाहिए, नंदी बाबा की 350 साल की तपस्या अब सफल हुई है। नंदी बाबा की ही तपस्या सफल हुई है। हम दो वहाँ बैठते हैं तो उसके पहले आरती पूजा करते हैं, उनके कान में ही बोलते हैं कि आप सामने का द्वार खुलवाइए। तो अब क्या बोल रहे हैं कान में? अभी भी वही बोल रहे हैं कि अब पूजन अर्चन बढ़िया शुरू हो और भव्यता से। तो अब आप लोग का क्या कहना है, जैसे आपको तहखाने में अधिकार मिल गया पूजा अर्चना का, अब आगे जो वजू खाना है वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है वजू खाना है, आपका कहना है कि शिवलिंग है, वो कह रहे फव्वारा है। तो और जो एसआई की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहाँ मंदिर था, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मंदिर तो था ही, जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए। ये 2024 का साल सनातन की मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर। दूसरा, 350 साल बाद ज्ञानवापी पर बड़ी जीत। ये तब मुमकिन हुआ जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ, जो राम को लाए हैं और जिन्होंने शिव को लाने का मार्ग प्रशस्त किया है, उनको 24 में इसका फायदा जरूर मिलेगा। राम भक्त और शिव भक्त जब 2 महीने बाद ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या राम और शिव को लाने वालों को भूल जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये दिन देखने के लिए उन्होंने 10, 50 और 100 साल नहीं 300 साल से ज्यादा का संघर्ष झेला है। मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। अब हर रोज सुबह और शाम ज्ञानवापी में हर हर महादेव गूंजेगा। तो इसकी गूंज सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे पूर्वांचल में सुनाई पड़ेगी, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 19 सीट पर जीत मिली, सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली।
बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। अपना दल को 2 सीट मिली थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। 2019 में पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 50,000 से कम था, जबकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर पूर्वांचल में ही आता है। मछली शहर सीट बीजेपी महज 151 मतों के अंतर से हार गई थी। बलिया में उसे 15,519, चंदौली में 13,959 और भदोही में 43,615 मतों से जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। बलिया जिले की 7 में से 5 सीट बीजेपी हार गई थी। जौनपुर की 9 में 5 सीट बीजेपी हार गई थी। बस्ती जिले में बीजेपी 5 सीट हारी और मऊ में भी 4 सीट हारी थी। 24 में नंदी महाराज का तहखाना और महादेव का कॉरिडोर बीजेपी के जीत का द्वार पूर्वांचल में खोल सकता है। महादेव उनकी झोली भर सकते हैं जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम लोगों ने केवल पीठ की पूजा की है। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि वैदिक व्यवस्था में उसको एक चौकी पर रख करके और सारी चीजों वो लाल कपड़ा बिछा करके हम लोगों ने स्थान की पूजा कर दी है। आगे वहाँ बेहद ढंग से पूजा होगी। काफी दिनों बाद हम लोगों को जो है इसका सौभाग्य मिला है। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। विश्वनाथ जी का दर्शन करके और तहखाने का दर्शन किया और बाहर से दर्शन हुआ हम लोगों को और अंदर आरती वगैरह होगी सब जो है। लंबे समय से इंतजार था कि ये व्यास जी का जो तहखाना है वहाँ पे पूजा अर्चना। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, एकदम दिव्य दर्शन, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा। हम लोग 1980 से मैं यहाँ दर्शन करने आता था डेली और प्रतिदिन आते थे और वही व्यास जी के मंदिर के नीचे तहखाने में बैठते थे, वही आराधना करते थे। वहाँ 5-6 शिवलिंग इतने बड़े बड़े थे, वहाँ 2 नंदी था, वहीं टेबल पे बैठ के हम लोग चाय पीते थे। 92 में ये मंदिर को बंद किया गया। 92 में वहाँ पर ब्रैकेटिंग लोहे का लग गया मंदिर को घेरने के लिए, तब से वो बंद हो गया। सत्य सनातन की जीत हुई है और हम जो सनातन धर्मी हैं, न्यायप्रिय हैं और एक लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, आज उसी का परिणाम है कि ये स्थान सुरक्षित रहा। अच्छा निर्णय आया है और यह निर्णय अधूरा भी है, क्योंकि हमें पूरा विश्वनाथ जी का हमें दर्शन करना है, उनका पूजा करना है। अभी ये परत खुला है, जैसे जैसे आगे बात खुलेगी वैसे वैसे हमें हमारा जो अधिकार है पुष्ट होता जाएगा। ये एक सुखद खबर है हम सनातनियों के लिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमको वो प्रसन्नता हुई और बाबा विश्वनाथ की इतनी बड़ी कृपा कि आज जो है हमको जो दर्शन इतने सालों बाद जो है पुनः प्राप्त हुआ, जो है जिसको आज साक्षात हम दर्शन किए हैं। हमारे ये असत्य पे और सत्य की विजय की एक कहानी है। अगर इस बार यूपी की 80 में से 80 सीट जीतना है तो बीजेपी को पूर्वांचल का चैलेंज जीतना ही होगा।